नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 17 जून 2020 की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में आज मिले 97 कोरोना संक्रमित। कुल मरीजों की संख्या हुई 1942। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में 97 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1942 पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 10, देहरादून में 18, टिहरी में 14, हरिद्वार में 27, पिथौरागढ़ में 7, उधम सिंह नगर में 8, उत्तरकाशी में 5 और नैनीताल में 2 व पौड़ी में 6 केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 1194 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि अभी भी 680 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या 83 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून में 21, हरिद्वार में 48, टिहरी में 10, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 2-2 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। अगली खबर है, अब मास्क नहीं पहना और सार्वजनिक स्थान पर थूका तो भरना पड़ेगा जुर्माना। उत्तराखंड में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासन ने उत्तराखंड कोविड-19 विनियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना महामारी की ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मी के साथ हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर केंद्र सरकार के कोविड एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्ट के अनुसार घर से बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर मुंह और नाक पर मास्क, गमछा, दुपट्टा, रुमाल पहनना अनिवार्य होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक है। केंद्र, प्रदेश सरकार और समक्ष अधिकारियों के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपए, दूसरी बार में 200 रुपए और 2 बार से अधिक उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर अधिकतम 5000 जुर्माना व 6 माह की सजा होगी। अगली खबर है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पत्नी अमृता एम्स से डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमित होने के बाद हुए थे भर्ती। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत को मंगलवार को 17 दिन बाद एम्स से छुट्टी दे दी है। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा अगले 14 दिन तक उन्हें होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। पिछले माह के अंतिम सप्ताह में देहरादून स्थित एक निजी लैब में कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद महाराज दंपति को 31 मई को एम्स में भर्ती किया गया था। अगली खबर है, महिलाओं का नाम भी भूमि अभिलेखों में दर्ज होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जमीन दस्तावेजों में पुरुषों के साथ उनकी पत्नियों का नाम भी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए भी ठोस नीति बनाने को कहा है। मंगलवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की तीसरी बैठक में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बैंक लोन मिलने में आने वाली समस्याओं का मुद्दा उठा। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि जमीन रिकॉर्ड में महिलाओं का नाम न होने से कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन मिलने में दिक्कत आ रही है। इस पर सीएम ने सचिव राजस्व को भूमि खाता धारक के साथ उनकी पत्नी का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की व्यवस्था बनाने को कहा है। अगली खबर है, एचएनबी मेडिकल विवि ने जारी किया आदेश। ऑनलाइन एडमिशन लेने वाले छात्रों को अब देनी होगी ज्वाइनिंग। एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी की नीट पीजी काउंसलिंग प्रथम चरण से सीट हासिल करने वाले छात्रों को अब अपने कॉलेज में खुद जाकर ज्वाइनिंग करना होगा। यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कॉलेजों को भी बाहर से आने वाले छात्रों के लिए क्वारंटाइन का इंतजाम करने को कहा गया है। एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर ने बताया कि पहले यह नियम था कि कोरोना संक्रमण के चलते नीट पीजी के सीट हासिल करने वाले छात्रों को ऑनलाइन ही कॉलेजों में ज्वाइनिंग करना होगा। अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत जो छात्र नीट पीजी की सीट पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग करा चुके हैं, उन्हें अपनी सभी ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ कॉलेजों में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगली खबर रुड़की से है। सहकारी समिति के कर्मचारियों से दिन दहाड़े तमंचे के बल पर 22 लाख की लूट, 7 के कर्मचारी ही निकले लुटेरे। रुड़की में सहकारी समिति का कैश जमा करने बैंक जा रहे कर्मचारियों से 2 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर 22,62,000 की नकदी लूट ली और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मंगलवार झबरेड़ा क्षेत्र में हुई 22 लाख की लूट का खुलासा कर दिया है। लूट करने वाले झबरेड़ा सहकारी समिति के ही कर्मचारी थे। पुलिस ने 2 आरोपी अशोक कुमार और सनी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस ने लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली है। अगली बड़ी खबर है, आईसीएआई ने छात्रों को दी राहत, जारी किया नोटिफिकेशन। कोरोना संक्रमण के बीच चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने बड़ी राहत दी है। आईसीएआई ने छात्रों को विकल्प दे दिया है कि अगर वह जुलाई में होने वाली परीक्षा में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो वह अब नवंबर में होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इस स्थिति में छात्रों की फीस जो जमा होगी वह खुद ही नवंबर के लिए शिफ्ट हो जाएगी। छात्र को फिर से नवंबर एग्जाम के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। अगली खबर है, एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 413 पदों पर मिलेगा मौका। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में दाखिले के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए 2 परीक्षा आवेदन शुरू कर दिए हैं।
इसके नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी जारी की गई है। 413 पदों के लिए जारी नोटिफिकेशन के साथ ही आयोग ने परीक्षा के लिए आवेदन भी शुरू कर दिए हैं। देश भर में कोविड-19 संक्रमण के चलते एनडीए और एनईए फर्स्ट परीक्षा का आयोजन पहले से तय किए गए शेड्यूल के मुताबिक नहीं किया जा सका था, जिसके बाद आयोग ने 5 जून को नया कार्यक्रम जारी कर जानकारी दी थी कि अब एनडीए फर्स्ट परीक्षा और एनडीए सेकंड परीक्षाओं को देश भर में एक साथ 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए upsconline.nic.in पर आवेदन करना होगा। तो अगली खबर है, भारत के 20 सैनिक सहित 15 लापता, चीन रुक रुक कर भारतीय सैनिकों के शव भेज रहा है। बातचीत के दौरान चीन ने अचानक हमला बोला था, उसके भी 43 सैनिक हताहत। चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया है। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार हथियारों से हुआ। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 सैनिक शहीद हो गए। इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इनमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ जख्मी हैं। बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यही घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया। सेना ने कहा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। वहीं चीन और भारतीय सेना के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए।